नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी के साथ। महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव को लेकर अब मनसे भी मैदान में उतर चुकी है। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान राज ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को बहुत पहले ही बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए था। बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर आज वो जिंदा होते तो बीजेपी से काफी पहले ही मुंह फेर लेते हैं। महाराष्ट्र में राजनीतिक उफान लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अब तक तो केवल एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही थी, लेकिन अब इस बयानबाजी में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे भी उतर चुके हैं। मनसे ने पहली बार महाराष्ट्र में 2009 में चुनाव लड़ा था और उसे 13 सीटों पर फतह मिली थी। शिवसेना और बीजेपी की तरह राज ठाकरे ने भी हिंदुत्व के सहारे अपनी राजनीति को परवान चढ़ाया है, लेकिन अब जब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, तो राज ठाकरे ने बीजेपी पर आरोप लगाए हैं। शिवसेना और बीजेपी में अलगाव की आग को हवा देते हुए राज ठाकरे ने महाराष्ट्र अस्मिता के राजनीतिक कार्ड को आगे बढ़ाया है। मुंबई के कांदिवली में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि अगर बाल ठाकरे जिंदा होते तो वह बहुत पहले ही बीजेपी से अलग हो गए होते। बीजेपी ने सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना प्रमुख का अपमान किया है। अगर मैं शिवसेना में होता तो 1 महीने पहले ही गठबंधन तोड़ चुका होता। राज ठाकरे ने अपने समर्थकों से सवाल किया कि बीजेपी ने शिवसेना के साथ जो किया है, क्या इसके बाद भी उस पर भरोसा किया जा सकता है। रैली में राज ठाकरे ने कहा कि उन्हें ये पहले से पता था कि बीजेपी शिवसेना से गठबंधन तोड़ने का फैसला ले चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के एक नेता ने उन्हें बहुत पहले ही ये बात बता दी थी कि उनकी पार्टी बहुत पहले ही ये निर्णय ले चुकी थी। मनसे मुखिया ने गठबंधन टूटने के बारे में कहा कि शिवसेना अब प्रदेश में बीजेपी से अलग है, लेकिन केंद्र में मंत्री पद अभी भी पार्टी के पास है। जिस तरह बीजेपी ने व्यवहार किया है, शिवसेना को बीएमसी में भी बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। रैली को संबोधित करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि प्रदेश को किसी के मदद की कोई जरूरत नहीं, हमें यहाँ किसी राष्ट्रीय पार्टी के दखल की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र इतना ताकतवर है कि वो खुद अपना ख्याल रख सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि वो महाराष्ट्र के आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि प्रदेश में मनसे को एक बार फिर सेवा का मौका दिया जाए। चुनावों के मद्देनजर एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला तो चलता ही है। खुद को पाक साफ और दूसरों को भ्रष्ट बताया ही जाता है, लेकिन मनसे प्रमुख राज ठाकरे तो महाराष्ट्र की बाकी की पार्टियों से 2 कदम आगे निकले। उन्होंने इशारों में ये तक कह डाला कि महाराष्ट्र में केंद्र की जरूरत ही नहीं है। हालांकि उनके बयान से ये साफ हो गया कि उन्होंने ये बयान उद्धव ठाकरे के पक्ष में दिया है। लेकिन क्या राज के इस तरह के बयान का फायदा मनसे को मिलता है और क्या हिंदुत्व के सहारे विधानसभा चुनाव में राज की नैया पार लगती है? इसके लिए इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। तो समझना होगा, राज ठाकरे भी इस वक्त मैदान में कूद चुके हैं और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ये जो भाषा है ये और तल्ख होती जाएगी। फिलहाल शिवसेना नेता और केंद्र में मंत्री अनंत गीते अपने पद से इस्तीफा देंगे। उद्धव ठाकरे ने यह बात साफ कर दी है कि प्रदेश में दोनों का गठबंधन खत्म हो चुका है। ऐसे में केंद्र में उनके नेता उनका मंत्री बने रहने का कोई मतलब नहीं होता। शिवसेना के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री अनंत गीते कैबिनेट से इस्तीफा देंगे। इसका ऐलान पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कर दिया। उद्धव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद अनंत गीते उन्हें अपना इस्तीफा सौंपेंगे। गीते फिलहाल केंद्र सरकार में मंत्री हैं। गौरतलब है कि सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है, जिसके बाद दोनों पार्टियों ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। इससे पहले मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि गठबंधन टूटने के बाद शिवसेना प्रदेश में बीजेपी से अलग है, लेकिन केंद्र में मंत्री पद अभी भी पार्टी के पास है। जिस तरह बीजेपी ने व्यवहार किया है, शिवसेना को बीएमसी में भी बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। उद्धव के बयान को राज के बयान के जवाब के रूप में देखा जा सकता है। उद्धव ने अपने बयान से ऐसा संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में अलग हुई बीजेपी शिवसेना अब केंद्र में भी साथ नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र बीजेपी प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि सरकार ने इस्तीफे की मांग नहीं की है,
वहीं दूसरी तरफ उद्धव ने कहा है कि पीएम के लौटने पर अनंत गीते इस्तीफा दे देंगे। ये उनका अपना फैसला है। बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। बीजेपी से अलग होने के बाद ऐसे सियासी गलियारों में सुगबुगाहट भी है कि शायद मन से शिवसेना को अपना समर्थन दे सकती है। मुंबई में एक चुनावी रैली के दौरान भी राज ठाकरे ने बीजेपी पर ही निशाना साधा था और कहा था कि शिवसेना को बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए। और अब उद्धव ठाकरे का बयान, कहीं विधानसभा चुनाव के चलते अब दोनों भाइयों का प्रेम तो नहीं जाग उठा और कहीं दोनों पार्टियां मिलकर या फिर चुनाव के बाद एक साथ आने का मन तो नहीं बना रही। ब्यूरो रिपोर्ट, गुलिस्तान न्यूज। बीजेपी, मनसे, कांग्रेस, शिवसेना सभी दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं एनसीपी विधायक मिलिंद कांबले का भी कहना है कि वो पिछले 5 सालों से अपने इलाके की जनता की सेवा कर रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि जनता एनसीपी को ही वोट देगी। ऐसा लगता है कि मैं राष्ट्रवादी के सब काम किए हैं। लोगों ने मुझे एक कार्यकर्ता से आमदार बनाने का काम किया है और 5 साल जीतने के बाद मैंने लोगों का महत्वपूर्ण जितने भी काम है वो पूरा करने की कोशिश की है। लोग न्याय देंगे और मुझे जिताने का 100% प्रयत्न करेंगे। आनंद मिश्रा हमारे सहयोगी पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम समझते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति आखिर किस तरफ जा रही है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है। आनंद, जानना चाहेंगे, जिस तरह से राज ठाकरे ने बयान दिया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पार्टी की कोई जरूरत नहीं है, क्या मतलब समझा जाए इस बयान का? जी, ये बयान जो है ये राजनीतिक मुद्दे से ही जुड़ा हुआ है। कहीं न कहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे अलग अलग तरह की बयानबाजी करके इस मामले को टूल दे रहे हैं कि आखिरकार बीजेपी कहीं न कहीं यहाँ झुकती हुई नजर आए। और ये दोनों पार्टियां जो है वो चूंकि ठाकरे परिवार से ही जुड़ी हुई है, इसलिए उद्धव ठाकरे को इस समय पे जो स्थिति है उनको ये चीज को संभालना है कि शिवसैनिक जो है वो कहीं न कहीं टूटने का काम न करें। और दूसरी तरफ जो मनसे है उसके कई लोगों ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा, इसलिए उनको भी अपनी कहीं न कहीं चुनावी मुद्दे को संभाल कर और यह बताना है कि जो चीजें हैं वो सामने किस तरफ से रखी जाएं और पार्टी का एजेंडा क्या हो। इसलिए ये बार बार इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं और आने वाले चुनावी जो सफर है उसमें ऐसे बयान आते ही रहेंगे। अगर एक तरफ ये देखा जाए कि मोदी का कद बीजेपी से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है, लोकसभा चुनाव में जब वो निकले थे तो कहीं ना कहीं पार्टी से उनका कद उस वक्त बड़ा था, लेकिन अब वो पूरे विश्व जगत में छा गए। क्या ये माना जाए कि ये सारी चीजें भी विधानसभा के इस पटल पर काम करेंगी और इससे जो बाकी दल हैं, जो प्रादेशिक दल, उनमें थोड़ी बहुत दहशत है? जी बिल्कुल, जो मामला है अभी वो कहीं न कहीं ये जो पार्टियां हैं इनके स्तर से ऊपर उठ चुका है। जहां तक मोदी के कद का सवाल है तो बिल्कुल वो बढ़ चुका है, लेकिन यहाँ पे महाराष्ट्र के चुनाव की बात करें तो यहाँ भाजपाई लोगों का ऐसा कहना है कि जिस दिन से मोदी जी की यहाँ सभा शुरू होगी पूरे महाराष्ट्र में लहर बदल जाएगी। कोई शिवसेना, कोई मनसे और कोई कांग्रेस राष्ट्रवादी नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के चुनाव की तरह महाराष्ट्र में एक तरफ से मोदी लहर चलेगी। लेकिन कहीं न कहीं अगर मामला जो सामने आता है तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी अपने सारे जो भाषण हो रहे हैं या उनकी जो बैठकें हो रही हैं उसमें वो एक ही चीज कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी बात करने वाले मोदी जी ने पिछले 120-130 दिनों में क्या किया, खाली योजना बना रहे हैं और विदेश में घूमने का काम कर रहे हैं। तो हर पार्टियों के अपने अलग अलग एजेंडे हैं, हर पार्टियों के अपने अपने तरीके हैं और अपने अपने फंडे हैं, जिसको आजमा कर लोग जनता के बीच में जाकर अपनी अपनी चीजों को रखने का काम कर रहे हैं। एक और चीज यहाँ पर देखने को मिली, वो है राज ठाकरे का उद्धव के पक्ष में बयान देना। इसको कैसे देखा जाए? क्या माना जाए कि आगे जाकर दोनों के रास्ते एक हो सकते हैं? ये अभी चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लोगों ने फॉर्म भर दिया है, जहाँ पे शिवसेना है वहाँ मनसे भी है। अब इस समय पे कोई भी इस तरह का बयान देना वो अपने आप में, भले आपसी कोई भी पारिवारिक संबंध की वजह से लोग बयान दे रहे हैं,
या कोई राजनीति में दूसरा कोई एजेंडा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन जहां तक बात करें अगर हम मनसे के बयानबाजी की, तो एक अलग चीज है, उसमें राजनीति पूरी तरह से जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन अगर बात करते हैं शिवसेना और मनसे की, तो हर जगह पे जहां पे शिवसेना के कैंडिडेट हैं वहां मनसे की भी हैं, तो इससे ये चीजें तय हो जाती हैं कि इस चुनाव में तो ये साथ में नहीं है। आगे क्या स्थिति होगी इसकी कोई कल्पना करना अभी फिलहाल मुश्किल है। लेकिन आनंद, अगर देखा जाए तो अनंत गीते के इस्तीफे की बात कही जा रही है कि जब नरेंद्र मोदी वापस आएंगे उस वक्त अनंत गीते इस्तीफा दे देंगे। इसका मतलब ये साफ निकाला जाए कि अब पूरी तरह से बीजेपी से रिश्ता तोड़ना चाहती है शिवसेना? जी हाँ, बिल्कुल, ये तो तय हो चुका है कि जब उनका ये होगा। लेकिन आज यहाँ पे जब अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई पे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह यहाँ के मनपा का भी लगाया जा रहा है, जहाँ एक तरफ आनंद गीते अगर इस्तीफा देंगे, यह बात तय है, तो मोदी जी के आने के बाद वो इस्तीफा देंगे तो क्या इनकी मनपा भी जुड़ी रहेगी? क्योंकि पिछले कई वर्षों से देखा जाए तो तकरीबन 25 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं, मुंबई महानगर पालिका का बजट पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक 2-4 राज्यों का जो बजट होता है वो मुंबई महानगर पालिका का बजट होता है। और पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर मुंबई यहाँ पे महानगर पालिका है, उस पे शिवसेना और बीजेपी का युति का कब्जा रहा है। यहाँ पे इन्होंने युति महाराष्ट्र शासन के इस सरकार के जो बनने की प्रक्रिया है उसमें अपनी युति को तोड़ा है, वहीं पर मनपा में अपनी युति को नहीं तोड़ा है। अगर हम बात करें तो मुंबई महानगर पालिका में अभी भी भाजपा और सेना की युति बनी हुई है, और यहाँ पे महापौर शिवसेना का है और उप महापौर बीजेपी का है। इस तरीके से इन लोग कई वर्षों जैसे चला रहे हैं, अभी भी चला रहे हैं। अगर आनंद गीते को ये वहां से इस्तीफा दिलाते हैं तो क्या शिवसेना बीजेपी मुंबई महानगर पालिका में भी टूटेगी? ये भी यहाँ पर देखा जाए तो मुंबई में जोरों से चर्चा है और राजनीतिक गलियारे में इसकी काफी बात भी चल रही है कि आखिरकार क्या मन से यहाँ पर महानगर पालिका में भी शिवसेना और बीजेपी की युति टूट जाएगी। लेकिन इसको किस तरह से देखा जाए? अगर इस्तीफा देना ही था तो मोदी के आने का इंतजार क्यों? जी, मुझे अभी तक ये राजनीतिक जो कुछ सूत्र हैं उनके हिसाब से ऐसा कहना है कि जो फॉर्म वापस लेने की जो तिथि है उससे पहले अगर कुछ इस तरह की वो हो जाए तो उसमें कहीं न कहीं शिवसेना अपने लोगों का फॉर्म वापस ले सकती है, कहीं भाजपा अपने लोगों का फॉर्म वापस ले सकती है। इस तरह की भी दबी बातें आ रही हैं सामने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समझौते की अभी कोई प्रक्रिया बन पाएगी। फिलहाल तो सभी लोग अपने ढंग से प्रचार कर रहे हैं और जहां शिवसेना और बीजेपी आमने सामने हैं उन सीटों पर तो एक दूसरे के प्रति आरोप और प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जानकारी देने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी संभावनाओं की चूंकि तलाश की जा रही है, अभी भी कहीं ना कहीं दिल में ये बाकी है कि शायद कुछ रिश्ता अभी बचा है, शायद कुछ लिहाज अभी बचा है। इसलिए हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये गांठ जिस तरह से कमजोर पड़ती चली गई उसके बाद अलग हो गई, फिर से जुड़ सके। लेकिन ये सब नरेंद्र मोदी के आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या रास्ते एक बार फिर से एक होंगे, या जब जनता के सामने ये नेता जाएंगे